हेलो एवरीवन, ब्रह्मास्त्र वन शॉट रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी का आज मैराथन का सेकंड पार्ट लेकर हम लोग आ रहे हैं और इस पूरे के पूरे डिस्कशन में हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिटी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर दिए जाए। तो हमने छोड़ा था ड्यूटीज पे, अब हम लोग आज शुरू करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो संविधान का संशोधन जो है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स का ओरिएंटेड जो डायमेंशन बनता है इसका प्रोसीजर, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का लिस्ट और कौन सा अमेंड प्रोविजन किस तरह से अमेंड हो सकता है, इन पे क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। सबसे पहले अगर बात करें तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में ये दिया हुआ है और अमेंडमेंट जो है हम लोग लिए हैं करने का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। हमारा संविधान का अमेंडमेंट का प्रोसीजर बतलाता है कि हम लोग ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, हमारे यहाँ पे एक ब्लेंड है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत सारे प्रोविजन मुश्किल से भी चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजन आसानी से भी बदले जा सकते हैं। और 1973 का केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने से क्या हुआ कि जो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो जाएगा वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर के ऊपर इसके। तो इनिशिएशन कहाँ इनिशिएट होगा, कौन करेगा? तो याद रखेंगे केवल पार्लियामेंट, तो स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट इनिशिएट नहीं हो सकता। केवल पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, इधर हाउस में आ सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। कोई प्रायर परमिशन की जरूरत किसी की नहीं है। कोई आदमी भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर यानी कि एक नॉर्मल एमपी भी ला सकता है और मंत्री तो ला ही सकता है। यहाँ भी कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। उसके अलावा एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए कोई भी तरह का सपोर्ट का जरूरत नहीं है लाने के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट, नहीं। पास करने की बात करें तो 368 आर्टिकल बहुत सिंपली कहता है कि आपको दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। और ये स्पेशल मेजॉरिटी कौन सा है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑल्सो ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इस बहुमत से अगर पास हो जाएगा दोनों हाउस में सेपरेटली तो माना जाएगा कि हमारा अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ पार्लियामेंट के प्रोसेस से और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद ये क्लियर कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट हैज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज टू गिव द असेंट, मतलब प्रेसिडेंट कोई वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ। चलिए, एक इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट आपको बता दें कि जो 3 स्टेजेस होते हैं हमारे बिल के, तीनों स्टेजेस में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी जब अमेंडमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो तीनों स्टेज में, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया अमेंडमेंट को। तो ये प्रोविजंस लिख दिए, ये प्रोविजंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा, याद कर लेना है कि कौन सा प्रोविजन किस तरह से अमेंड होता है। पहला जो कैटेगरी है और तीसरा जो कैटेगरी है इसका एक लिस्ट डिफाइंड है, मतलब कि आपके पास मालूम है आपको कि कौन कौन सी चीजें इस तरह से अमेंड होती हैं। सेकेंड वाला जो तरीका है इसके लिए कोई डिफाइंड लिस्ट नहीं है, जितने भी बचे हुए प्रोविजन है वो सब सेकेंड टाइप से होंगे। अभी टाइप है क्या समझिए। पहला लिखा है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये है 368 के बाहर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमारे देश में दिखता है संविधान में, तो बहुत सारे प्रोविजन 368 के बाहर भी चेंज हो जाते हैं संविधान के। वो चेंजेस जो होते हैं वो पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी यानी कि एक नॉर्मल कानून के जैसे बनाने का तरीका होता है वैसे होता है। जैसे कि आर्टिकल 2 जो हमने उस दिन पढ़ा, आर्टिकल 3, फिर हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट में कोरम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संख्या, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से होता है। ये पूरा लिस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है यहां तक। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो कहता है पार्लियामेंट का स्पेशल मेजॉरिटी, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ग्रेटर देन 50%, ये वाला। अब इस तरह से जितने भी प्रोविजन पास होते हैं वो डिफाइंड नहीं है। तो कुछ प्रोविजन हमको पता है जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, लेकिन बाकी जो भी ये 2 तरह से नहीं होंगे, सब पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होगा। तो मतलब तीसरा भी लिस्ट डिफाइंड है। तीसरा तरीका क्या है? पहले पार्लियामेंट उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दे और फिर कम से कम 50%, आधे राज्यों के द्वारा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए।
तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तब जाकर वो कंप्लीट होगा। तो ऐसा कौन सा मामला होगा? ये सब फेडरल मैटर्स होंगे। कैसे मैटर्स होंगे? फेडरल मैटर्स, यानी कि जहां पर सेंटर स्टेट का रिलेशन इन्वॉल्व है, जैसे एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन या स्टेट। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 11 की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसका तरीका, ये सारा कुछ बदलने का जो, और इवन आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अमेंडमेंट का प्रोसीजर में भी कोई चीज बदलना है, 7वां शेड्यूल, ये सब इसमें स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कम से कम 50% स्टेट सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करेंगे तभी चेंज माना जाएगा। और जो ये दो चीज में नहीं हुआ वो सेकेंड टाइप से होगा। जैसे इम्पीचमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बदलना है तो कैसे होगा? सेकेंड टाइप से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग के पास है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर आप देखेंगे, जो संविधान मतलब जो अमेंडमेंट हमारा प्रोसीजर उसका कुछ क्रिटिसिज्म है, और वो ध्यान दीजिएगा, कोई अलग से बॉडी नहीं है, एक स्टेटमेंट में पूछ सकता है। स्टेट्स का इनिशिएशन में कोई रोल नहीं है, स्टेट का पार्टिसिपेशन बहुत कम जगहों पे, और वहां पे भी अगर देखें तो केवल आधे राज्यों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। डेडलॉक के केस में अगर क्या है, कोई ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं है, अलग अलग पास करो नहीं तो डेड हो जाएगा। और टाइमलाइन बहुत क्लियर नहीं है कि स्टेट कितने दिन के अंदर उसको रेटिफाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो कुछ क्रिटिसिज्म है। हम लोग को अब जानना है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और उसमें क्या क्या हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड रिफॉर्म्स के लिए 9 शेड्यूल 31A 31B, आर्टिकल 15 में चौथा क्लॉज, ये सब जोड़ा गया। 7वें से स्टेट्स का पूरा रिऑर्गेनाइजेशन कराया गया, पार्ट ABCD स्टेट्स हटाकर स्टेट और यूटीज बन गया। 24 से अभी आपको एक चीज बताया ऑलरेडी, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं होगा अमेंडमेंट के लिए। प्लस 24th अमेंडमेंट से हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा वो कानून के डेफिनेशन में नहीं आएगा, मतलब FR अमेंडमेंट के लिए हम लोग अमेंडमेंट करके FR को चेंज कर सकते हैं। 25वां अमेंडमेंट उस दिन बताया था कि 31C ऐड हुआ था FR और DPSP के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए, और इसमें दो DPSP को 39B और C को प्रेवेलेंस दिया गया था। 38th अमेंडमेंट ने ये सब ध्यान दीजिएगा बस कि ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। किससे? इमरजेंसी। इसने कहा कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर होगा वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, या ऑर्डिनेंस भी जारी होगा तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ये दोनों प्रोविजन डिलीट हो गया था 44th अमेंडमेंट से। 42nd जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये 50 साल इसका हो रहा है, तो आपको इसके बारे में हर इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। जो कॉमन है वो तो आप जान रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज आया था, DPSP में 4 आर्टिकल्स ऐड हुए थे। देन वी हैव समथिंग लाइक 5 सब्जेक्ट्स वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो क्या किए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किए थे। लोकसभा विधानसभा का टर्म नॉर्मल जो 5 साल था वो 6 साल कर दिया गया था। बहुत सारे चेंजेस है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीएम्बल का सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी। 44th ने बहुत सारे चीजें 42nd वाली कैंसिल भी की थी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया FR के रूप में, और ये 300A में भेज दिया गया। इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड था उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा इमरजेंसी के दौरान भी। DPSP में आर्टिकल 38 में मिनिमाइज इनइक्वालिटी वाला प्रोविजन ऐड हुआ था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है। देन 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल ऐड हुआ था इससे, जो अगर कोई पार्टी स्विच करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करेगा। 61st अमेंडमेंट से वोटिंग एज 21 साल से 18 साल हुआ था। 65वें अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर कमीशन बना था। 69th अमेंडमेंट से दिल्ली को विधानसभा दिया गया था 70 सीटों वाला। 73वीं से पंचायती राज, 74वीं से म्यूनिसिपैलिटी, 86वां उस दिन पढ़े हम लोग राइट टू एजुकेशन। 89 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बांट दिया गया। NCST आ गया 338A में। 91 से बहुत इंपॉर्टेंट, मंत्री परिषद का जो स्ट्रेंथ है वो 15% तक लिमिट कर दिया गया। 15% ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा या विधानसभा। 97th अमेंडमेंट से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुआ था पार्ट 9B में। 99th NJC ऐड हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 100 से बांग्लादेश का बाउंड्री एग्रीमेंट। 101 GST, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन गया 338B में। 103 EWS रिजर्वेशन। 104 एंग्लो इंडियंस वाला नॉमिनेशन खत्म हुआ, और SC ST का रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ गया।
105 स्टेट का पावर रिस्टोर कर दिया ओबीसी लिस्ट में इंक्लूजन का। और 106 है जो लेटेस्ट है, वो क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जहां 1/3 सीट लोकसभा और विधानसभा में वुमेन के लिए रिजर्व होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का लिस्ट था। बेसिक स्ट्रक्चर, इसका इवोल्यूशन के लिए सिंपल जो हम लोग डिस्कस किए थे ना, अमेंडेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे केसेस ही इसमें आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा केशवानंदा भारती केस में जब मामला पहुंचा तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्वेश्चन ये था कि एफआरएस का अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गोलकनाथ केस में मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 7:6, 7 बहुमत में थे जज, 6 लोग अगेंस्ट में थे, और ये मेजोरिटी से फैसला लिया गया कि पार्लियामेंट एफआर को अमेंड कर सकता है, कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन जो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगा संविधान का उसको अमेंड नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं किया, अलग अलग केसेस में समझाया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, और यही वो कुछ एलिमेंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जुडिशियल रिव्यू किस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म किस में कहा, सेकुलरिज्म किस में कहा। तो ये पूरे 2 पेज में आपको ये लिस्ट दिखेंगे जहां पे आप इसको केसेस के साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर। इमरजेंसी यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 18 की, तो पार्ट 18 में 352 से 360 में ये इमरजेंसी प्रोविजन का जिक्र है, और ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और एफआर का सस्पेंशन हो सकता है वो लिया जर्मनी से। 3 तरह का इसमें आपातकाल या इमरजेंसी लग सकता है। नेशनल इमरजेंसी 352 के अंदर प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, 356 में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन या गवर्नर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, और तीसरा 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जो हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिया हुआ है 352 से हम लोग देखते चल रहे हैं यहाँ पे। इसमें नेशनल इमरजेंसी जो हमारा 352 में मेनली दिया हुआ है वो 3 ग्राउंड पे लगता है। ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया आर्म्ड रिबेलियन बाद में ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट से, किसको रिप्लेस किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब प्रेसिडेंट लगाएंगे, लेकिन क्या किसके बेसिस पे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट जरूर लगाएंगे, लेकिन जब तक कैबिनेट लिखित में नहीं दे देगा तब तक नहीं लगा सकते, और ये 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। अब प्रेसिडेंट लगाएं, लागू तो उसी समय से हो गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता है, टेम्पररी रहेगा। क्यों परमानेंट करने के लिए क्या करना होगा, मतलब इसको अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट इसको 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से अगर अप्रूव नहीं किया दोनों हाउस, तो ये लैप्स कर जाएगा। तो 1 महीने में स्पेशल मेजोरिटी से एक बार अप्रूव होगा तो 6 महीने मात्र वैलिड रहेगा। हर 6 महीना पे अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, हटाना चाहे तो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी पड़ता है और सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स के इम्पैक्ट के लिए 2 आर्टिकल है, 358 और 359। 358 कहता है कि जैसे ही वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगेगा, जिसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, आपका आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और 359 प्रेसिडेंट को ये पावर दे रहा है कि आप एक ऑर्डर जारी करके बाकी एफआर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें 20 और 21 नहीं होना चाहिए। तो 358 आर्टिकल 19 से डील कर रहा है, 59 बाकी आर्टिकल से डील कर रहा है, जिसमें 20-21 नहीं होना चाहिए। 358 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 359 में प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होगा। और 358 में आर्टिकल 19 एग्जिस्ट भी करना बंद कर देगा, इन्फोर्समेंट भी उसका बंद हो जाएगा। 359 में जो आर्टिकल्स लिखे होंगे ऑर्डर में, उनका केवल इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद वापस वो राइट के लिए आप जा सकते हो उस वायलेशन के लिए। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे एग्जीक्यूटिव में ध्यान दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकता है, मतलब स्टेट को सेंटर डायरेक्शन दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवेज की बात करते हैं, रेलवेज के लिए जो नॉर्मल केसेस में होता है ना, रेलवेज के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो कोई भी ऑर्डर दे सकता है किसी मैटर पे, और ऑर्डर नहीं मानना इज अ ग्राउंड कि वहां स्टेट इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। लेजिस्लेटिव में ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट को भी पावर मिल जाएगा तो वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। स्टेट भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है। ऐसा जो भी कानून बनेगा वो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा। और दूसरा,
प्रेसिडेंट चाहे तो जितना भी सेंटर स्टेट का फाइनेंसेस का प्रोविजन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये मॉडिफिकेशन चलेगा फाइनेंशियल ईयर तक जिसमें इमरजेंसी हटा हो। ठीक है, और जो टर्म होता है लोकसभा और विधानसभा का उस पर भी असर पड़ता है, पड़ सकता है, पड़ता नहीं बोलेंगे, पड़ सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो कानून के द्वारा एक एक साल करके विधानसभा और लोकसभा का टर्म इमरजेंसी के दौरान हटा बढ़ा सकती है इनडेफिनेट टर्म के लिए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा जब इमरजेंसी खत्म हो गया। ठीक है, अगला है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। यहां इसका जो संविधान का मीनिंग है वो समझिएगा। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, मतलब जब स्टेट को संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा सके तो वहां पर तो गवर्नर रिपोर्ट बनाकर भेज दे, या प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाइड है सीओएम के एडवाइस पे तो वो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा 356 में या तो गवर्नर एक रिपोर्ट बनाकर भेजे या प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो तो वहां पे ये लग सकता है, लेकिन 365 एक स्कोप बता रहा है जहां पे ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब प्रेसिडेंट रूल यहां लगना चाहिए। और वो 365 क्या कह रहा है, अगर कोई स्टेट, अगर कोई भी राज्य सेंटर द्वारा दिए गए, इसके द्वारा सेंटर द्वारा दिए गए एडवाइस को या ऑर्डर को मानने में फेल कर जाता है, ठीक है, मानने में फेल कर जाता है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा। ये क्या होगा, वैलिड ग्राउंड होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए मानना कि वो स्टेट अब किसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, संविधान के अकॉर्डिंग, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल लगा चाहे गवर्नर के रिपोर्ट पे लगे या खुद से लगे, अगर प्रेसिडेंट खुद से लगाना चाहते हैं तो सीएम के एडवाइस पे लगाएंगे, ऑब्वियसली बात, उन्हीं के एडवाइस पे लगता है, लेकिन अप्रूवल होना जरूरी है और इसीलिए पार्लियामेंट 2 महीना सिंपल मेजोरिटी के अंदर उसको अप्रूव करेगा। 2 महीने के अंदर किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल होगा तो जाकर आपका स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड होगा। और एक्सटेंड कितना दिन, 6 महीना होगा एक बार में। नॉर्मल समय में 1 साल, यानी 2 बार एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक। अगर 1 साल से आगे भी एक्सटेंड करना है तो उस केस में एक चीज ध्यान देंगे कि आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर 1 साल से ऊपर एक्सटेंड करना है तो एक तो नेशनल इमरजेंसी लगा हो या इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई कर दे कि वहां इलेक्शन कराना संभव नहीं है, तो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम। तो नॉर्मल समय में 6 महीना पे 2 बार यानी 1 साल, और 1 साल से आगे अगर फिर 6 महीना पे बढ़ाना है तो 2 में से कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो या तो नेशनल इमरजेंसी लगाओ या फिर इलेक्शन कमीशन बता दे कि अभी इलेक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, असर क्या पड़ेगा, स्टेट का सीओएम डिसमिस हो जाएगा, स्टेट का मंत्रिपरिषद भंग, सेंटर का कंट्रोल आ जाएगा और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का जो सारा प्रेसिडेंट खुद अज्यूम कर सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, जनरली गवर्नर को ट्रांसफर करते हैं। विधानसभा जो है वो डायरेक्ट डिसॉल्व तो नहीं होता है, वो या तो सस्पेंड होगा या फिर प्रेसिडेंट बाद में डिसॉल्व करेंगे, दोनों केस में कानून वो बना नहीं सकते। तो अब कानून बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं भी करेंगे तो एसएलए काम नहीं कर सकता, कानून नहीं बना सकता। और अगर इस दौरान पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो वो स्टेट इमरजेंसी हटने के बाद भी रहेगा, अपने आप डिलीट नहीं होगा, स्टेट चाहे तो हटा सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारे बिहार में जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसका ये 8 बार टोटल लिस्ट दिया हुआ है आपको। टोटल कितनी बार लगा है, 8 बार लगा है। सबसे ज्यादा समय के लिए 2005 में लगा था 262 दिन, और सबसे कम समय के लिए 7 दिन के लिए लगा था 1995 में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कभी भी फाइनेंशियल क्रेडिट या स्टेबिलिटी भारत के किसी टेरिटरी का या पूरे भारत का अगर खतरे में चला जाए तो प्रेसिडेंट वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आज तक ये नहीं लगा है, 1991 में हम लोग सबसे क्लोजेस्ट थे लेकिन वहां भी नहीं लगा था। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रेसिडेंट जब लगा देंगे तो अप्रूवल 2 महीने में कराना है सिंपल मेजोरिटी से। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार अप्रूव अगर हो गया तो जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये वैलिड रहेगा, तो इनडेफिनेटली। ठीक है, और भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। इसके इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। इम्पैक्ट सिंपल, पूरा का पूरा यूनियन का कंट्रोल फाइनेंसेस के ऊपर हो जाता है और वो फाइनेंशियल डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को जो उनको मानना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है। स्टेट का मनी बिल रिजर्व हो जाएगा सेंटर के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो ये हमारा था इमरजेंसी प्रोविजन। 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, अमेंडमेंट, साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर और इमरजेंसी। अब हम लोग आते हैं मेनली जो हमारा चैप्टर है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा चैप्टर है ये? ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा पार्ट 17 में है। ठीक है, किस पार्ट में है? पार्ट 17 में दिया हुआ है ये। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है। तो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज 343 में दिया हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमीशन बनेगा, जो इंग्लिश के लैंग्वेज का इस्तेमाल आगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो 344 में लिखा हुआ है। स्टेट्स का लैंग्वेज 345 में है। स्टेट और सेंटर के बीच में और इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए 346, जुडिशियरी 348, ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग जानते हैं इनको धीरे धीरे, सॉरी एक एक करके यहाँ पे। तो यूनियन का लैंग्वेज जो हम लोग है वो अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही साथ कहा गया था कि इंग्लिश 15 साल तक यूज होगा, लेकिन उसके बाद इसको और कंटिन्यूअसली एक्सटेंड करा दिया गया है। अभी ये इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इंग्लिश भी यूज होगा। कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो स्टेट का लेजिस्लेचर कोई भी एक या एक से ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज राज्य का यूज कर सकता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज या हिंदी, लेकिन जब तक ऐसा डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक इंग्लिश रहेगा। तो बिहार ने तुरंत अडॉप्ट कर लिया हिंदी स्टार्टिंग में ही, और 1981 में उर्दू। तो 2 हो गए, हिंदी और उर्दू। स्टेट और सेंटर के बीच का कम्युनिकेशन हमेशा इंग्लिश में होगा और कोई लैंग्वेज अलाउड नहीं है। इंटर स्टेट भी इंग्लिश में होगा, लेकिन अगर 2 राज्य आपस में अग्री कर लेते हैं तो फिर उस केस में क्या है, हिंदी अलाउ हो सकता है। ठीक है, जुडिशियरी के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग और ऑर्डर होगा वो सब हमेशा इंग्लिश में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट्स में अगर गवर्नर राष्ट्रपति से परमिशन ले ले तो उस केस में कोई रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोसीडिंग्स। जजमेंट उसमें भी जज हमेशा अंग्रेजी में ही सुनाएंगे। ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स हो गए। अब ये लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास एक शेड्यूल है 8वां। इस 8वें शेड्यूल में शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थे, अभी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी 8 लैंग्वेज हमारा बाद में ऐड हुआ था। अब इस पे क्वेश्चन बनने का स्कोप आपको दिखता है। क्या क्या स्कोप इस पे क्वेश्चन बनने का है? सबसे पहला कि जो इस लिस्ट में नहीं है, जो हम लोग फंस सकते हैं, तो इंग्लिश, भोजपुरी और राजस्थानी इसमें नहीं है, ये फंसना नहीं है। दूसरा, बिहार से केवल एक लैंग्वेज है, दैट इज मैथिली। ठीक है, टोटल ये 22 लैंग्वेज का लिस्ट आपको हुआ जो आप देख लेंगे। और जो 8 लैंग्वेज बाद में जोड़े गए थे ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 21st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था सिंधी, 15वां लैंग्वेज। 71st से 3 और लैंग्वेज जोड़े गए थे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd अमेंडमेंट 2003 से 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे। जो लास्ट एडिशन हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसमें मैथिली यानी कि ये 21st जो नंबर है ये बिहार से एकलौता लैंग्वेज है। ठीक है, एक और अमेंडमेंट हुआ 96 2011 में, जहां पर उड़िया को उड़िया लिखा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हुए। और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड टोटल अभी तक 4 इंपॉर्टेंट कमीशन न्यूज में रहते हैं। तो बीजी खेर कमीशन, ठीक है, जिसने कहा था कि धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी ट्रांजिशन होना चाहिए। जीबी पंत कमेटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला पार्लियामेंट्री कमेटी था और इसने कहा इंग्लिश को लंबे समय तक यूज करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, और इसी से एक कानून आया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, और इनडेफिनेट यूज इंग्लिश का हो गया हिंदी के साथ साथ 65 से। पावा कमेटी और सीताकांत महापात्रा कमेटी, ये 2 कमेटीज आया था 8 शेड्यूल के क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए। लेकिन आपको बता दे कोई भी तरह का क्राइटेरिया आज भी तक कोई सेट नहीं हो पाया है विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, देन वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये और टर्म हमारे यहाँ यूज होता है, दैट इज क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, ये 8वां शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ना संविधान में कोई इसका जिक्र है ना कोई कानून। ये कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कैबिनेट के अप्रूवल से अलग अलग लैंग्वेजेस को उनके रिकॉग्निशन के लिए उनको एज अ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देती है।
और उनसे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स, कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारा सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल था 2004 में। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 2024 में टोटल 5 और लैंग्वेजेस ऐड हुए थे, और वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली 5 लैंग्वेज और ऐड हुए थे 2024 में इन द क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा लैंग्वेज का चैप्टर। अब हम लोग शुरू करेंगे यूनियन का एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता दें कि प्रेसिडेंट का जो हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक पेज छूट गया है, आई विल वेट। चलिए एक पेज छूटा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को याद करने का एक एक्रोनिम है पीमटे क्यूकॉप। P से there shall be a president of India। E से एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, E से क्या, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का प्रेसिडेंट के पास रहेगा। देन अनदर E फॉर इलेक्शन, देन M फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन, देन T फॉर टर्म ऑफ ऑफिस, और फिर E से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है क्यू कॉप, क्यू कॉप। ठीक है, इसको वी कर लिए, क्यू कॉप। क्यू से क्वालिफिकेशन, सी से कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओ से ओथ, पी से प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, एंड वी से वैकेंसी के केस में इलेक्शन कराने की बात। अब हम लोग एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखेंगे, इसका ओवरव्यू समझेंगे, ज्यादा हम लोग को इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो ये कह रहा है सिंपल, सॉरी, कि एक प्रेसिडेंट होगा और यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे रहेगा। 53 कहता है। 54 कहता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो इलेक्शन का तरीका अभी हम लोग देख लेंगे, मैनर ऑफ इलेक्शन भी समझेंगे। टर्म 5 साल, जिस दिन से ऑफिस अज्यूम करेंगे, और री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी, कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों से क्वालिफिकेशन आता है तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन, 4 क्वालिफिकेशन टोटल दिया हुआ है संविधान में। सबसे पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी तरह के सिटीजन हो सकते हैं, चाहे जन्म लिए हुए हो या नेचुरलाइज सिटीजन। दूसरा, 35 साल हो जाना चाहिए। तीसरा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल। चौथा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या ऑफिस नहीं आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर, ये नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए कोई भी इलेक्शन लड़ लेता, तो इसलिए नॉमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1962 में, और कहा गया 50 लोग आपका नाम सजेस्ट करेंगे, 50 वोटर्स, 50 और लोग उसको सेकेंड करेंगे, 15,000 रुपया आप आरबीआई में जमा करोगे, और अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आता है इलेक्शन। तो इलेक्शन का तरीका है इनडायरेक्ट, यानी कि आप डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव वोट कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कौन वोट करेगा, तो उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ग्रुप ऑफ लोग बनाए जाते हैं वोटर्स। इस इलेक्टोरल कॉलेज में है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा यानी एमएलए जो होते हैं इलेक्टेड वो, और 3 यूटी जहां पे विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स इसके पार्ट होंगे, ये इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होंगे। कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पर, वो वोट नहीं कर सकते। वोटिंग का तरीका पूछ देगा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और यहाँ पर एमएलए का वोट का वैल्यू जो है वो वेरी करता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए एमएलए का वोट का वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा, जबकि एमपी के वोट का वैल्यू सबका सेम होता है। ठीक है, अगर 2022 के इलेक्शन की बात करें हम लोग, 2022 के राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करें, तो बिहार के एमएलए के वोट का वैल्यू 173, हर एक एमपी के वोट का वैल्यू 700, हाईएस्ट एमएलए का वोट का वैल्यू कहाँ का होगा, ऑब्वियस सी बात है यूपी का, दैट वाज 208, और लोवेस्ट एमएलए जो है वो सिक्किम, दैट इज 7। ठीक है, ये आप डेटा देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हटाने का तरीका, तो इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको।
इकलौता ग्राउंड है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है। इसकी शुरुआत कहीं भी हो सकती है पार्लियामेंट के, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, लेकिन दो कंडीशन के साथ, 14 दिन का नोटिस पीरियड और साथ ही साथ 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट, यानी 25% मेंबर्स का सपोर्ट और 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा। अब जैसे जिस हाउस में ये मोशन आएगा उसको पहले इसको पास करना है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से उसको पास करना होगा पहले हाउस को। जैसे पहला हाउस इसको पास कर देगा तो फिर सेकेंड हाउस के पास ये जाएगा, और सेकेंड हाउस कहलाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। सेकेंड हाउस क्या कहलाता है? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। और अगर सेकेंड हाउस ने चार्जेस सस्टेन करते हुए उसी मेजॉरिटी से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट माना जाएगा कि इम्पीच हो चुके हैं। हालांकि सेकेंड हाउस में चाहे तो प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड करने के लिए वहां अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ही हैज अ राइट टू अपीयर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म वाले पार्ट पे जब आप आते हैं कि यहाँ पर 22 का डेटा इधर दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका कुछ क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी आता है। जैसे जो लोग इलेक्शन में वोट कर रहे थे, यानी कि एमएलएज, उनका इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं है। जो लोग इलेक्शन में वोट नहीं कर रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इम्पीचमेंट में वोट कर रहे हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं है। और चौथा कि आपका कहीं ना कहीं कोई टाइम लिमिट भी फिक्स नहीं है और कोई तरीका भी नहीं बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगा। ठीक है, यही 2022 के इलेक्शन का पूरा डेटा है जो हम आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो विनर द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी। ओपोनेंट थे यशवंत सिन्हा, यूनाइटेड अपोजिशन कैंडिडेट, 2824 वोट्स मिला विनर को। ओपोनेंट 1877। हाईएस्ट वोट आपको बता दिया, यूपी 208, लोएस्ट सिक्किम 7, हर एमपी का वोट का वैल्यू 700 और बिहार का 173। नेक्स्ट, यहाँ पे आप पावर्स का ये पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर होगा, कौन सा लेजिस्लेटिव पावर। मेंशन कर दिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप देखते हुए चलिएगा। सारे पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वीटो, ऑर्डिनेंस, उसके बाद पार्डनिंग। अब यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में वीटो, ऑर्डिनेंस और पार्डनिंग पावर के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 111 कहता है कोई भी बिल जब दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देंगे वो एक्ट नहीं बन सकता। तो जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनके पास 3 ऑप्शन होंगे। बिल को साइन कर दो तो एक्ट बन जाएगा, बिल पे असेंट विथहोल्ड कर दो, मतलब रिजेक्ट अगर कर रहे हैं तो बिल डेड हो जाएगा, या अगर मनी बिल नहीं है तो बिल को वापस भेज दो, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा आएगा तो पास करना पड़ेगा। अब जब कभी भी प्रेसिडेंट असेंट देने के अलावा कोई ऑप्शन चूज करेंगे तो वो कहलाता है वीटो पावर का इस्तेमाल। तो विथहोल्ड किया, विथहोल्ड किया मतलब क्या किया? बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो बिल डेड होता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये एडवाइस पे करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और इसीलिए जनरली प्राइवेट मेंबर्स बिल पे अप्लाई होता है ये, या स्टेट का जो बिल आता है उस पर अप्लाई होता है। हालांकि अगर सरकार बीच में बदल जाए तो एब्सोल्यूट वीटो जो है वो एक गवर्नमेंट बिल पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल 1954 में ऊपर इसको यूज किया था। ठीक है, और आर वेंकटरमन ने भी इसको यूज किया था ओवर द, जो हम लोग बात करते हैं एमपीज का अलावेंसेस वाला बिल था उस पर। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? अगर मनी बिल नहीं है तो बिल को वापस भेज देना, एक बार अगर दोबारा पास हो गया तो उसको पास करना पड़ेगा। और पॉकेट वीटो चूंकि कोई समय मेंशन नहीं है तो इस केस में प्रेसिडेंट चाहे तो कोई ऑप्शन न लेने का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं लेने का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? पॉकेट वीटो, टेकिंग नो एक्शन ऑल टुगेदर। ठीक है, जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। जबकि यूएस में पॉकेट वीटो नहीं हो सकता, वहां 10 दिन का टाइम लिमिट है। ठीक है, अगला हमारा है ऑर्डिनेंस पावर। तो ऑर्डिनेंस पावर क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों हाउस सेशन में होंगे तभी कोई भी कानून बन सकता है। तो अगर कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो कानून नहीं बन सकता। लेकिन अगर ऐसे समय में जरूरत पड़े कोई कानून बनाने की
तो प्रेसिडेंट को एक टेम्पररी लॉ ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। ये एकदम कानून के बराबर ही रहता है, जिस दिन जारी होगा उसी दिन से लागू भी हो जाएगा, बस नेचर इसका टेम्पररी होता है और इसके पावर्स वही हो सकते हैं जो पार्लियामेंट के पास होते हैं। ठीक है, इमीडिएट ये लागू हो जाएगा। जो पार्लियामेंट का स्कोप है वही कानून इसके ऑर्डिनेंस का भी होगा। जिस चीज में पार्लियामेंट कानून बना सकता है उसी चीज पर ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट जारी कर सकते हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर रहेगा, पार्लियामेंट के कानून के ऊपर, वही रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी रहेगा। जैसे सिंपल फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट नहीं कर सकता, और हाँ, ऑर्डिनेंस के द्वारा संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। अब जैसे ये लागू होगा तो 6 वीक का रूल ट्रिगर होता है। 6 वीक रूल क्या है कि जिस दिन भी सेशन रिज्यूम होगा, जिस दिन भी क्या होगा, सेशन रिज्यूम होगा। अब हो सकता है दोनों हाउस अलग अलग दिन रिज्यूम हो, तो दूसरा हाउस जिस दिन भी रिज्यूम होता है उस दिन से 6 हफ्ते काउंट होगा और उस 6 हफ्ते में उसको पास कराना होगा दोनों हाउस से, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। ठीक है, यानी कि पीटी का एक क्वेश्चन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना हो सकता है ऑर्डिनेंस का बिना पास हुए, तो 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप 6 महीना, और उसके बाद फिर कितना दिन मिल रहा है, 6 हफ्ता। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस विदाउट बीइंग अप्रूव्ड और पास। प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी ऑर्डिनेंस को हटा सकते हैं। ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात कर ले, कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट का जो जुडिशियल रिव्यू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस बेसिस पे कि सच में जरूरत था क्या एक्शन लेने का या नहीं। और डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, या कृष्णा सिंह केस में, कि सेम मैटर पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे ऑर्डिनेंस जारी करना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आप लेजिस्लेचर बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अगर ऑर्डिनेंस जो है वो रीप्रोमलगेट, मतलब दोबारा सेम चीज पर ऑर्डिनेंस नहीं जारी करना है विदाउट पासिंग, गेटिंग इट पास थ्रू द लेजिस्लेचर, बिना उसको पास कराए हुए लेजिस्लेचर के उसको बार बार नहीं जारी करना है। ठीक है, ये आपको जुडिशियल का जजमेंट, जुडिशरी का। पार्डिंग पावर सिंपल सा चीज है, जब आपका कोर्ट के दायरे में, कोर्ट के स्ट्रक्चर में आपके पास राहत पाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो आप अगर यूनियन लॉ का मैटर था या कोई भी मैटर जिसमें फांसी का सजा मिला था, आप राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्षमा याचिका। और अगर स्टेट लॉ का मामला था तो गवर्नर के पास फाइल कर सकते हैं। उस पावर को, उस फाइल पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए जो पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है उसी को बोलते हैं पार्डनिंग पावर। और यहां पर कुछ नियम और ध्यान देना है, कंडीशन आपको, कि जो ये पावर है इसमें प्रेसिडेंट के सामने आपको ओरल हियरिंग का अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप कचहरी लगेगा प्रेसिडेंट बैठेंगे, नहीं। दूसरा, एडवाइस जो होगा प्रेसिडेंट वो सीओएम के एडवाइस पे करेंगे, ये ऑर्डर मतलब पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रेसिडेंट के क्वेश्चन को मेरिट को चेक नहीं कर सकता, लेकिन एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, जैसे कि ऑर्डर अगर आर्बिट्ररी है तो वो चेक हो सकता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के साथ भी तो जस्टिस जरूरी है। और प्रेसिडेंट या गवर्नर बाउंड नहीं है कि आप कोई भी ऑर्डर दीजिए, मतलब रीजन दीजिए अपने ऑर्डर के लिए, ठीक है, कि आपने क्यों ये जजमेंट पास किया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और अब ये पिटीशन की सुनवाई करते हुए 5 तरह के पावर्स इनके पास हैं। पहला है पार्डन, पूरी तरह से माफ कर देना, कोई ना सजा रह जाएगा ना पनिशमेंट रह जाएगा, कुछ नहीं। कम्यूटेशन होता है कि आपको जो एक एग्जिस्टिंग पनिशमेंट जो मिला था कोर्ट से, उसका नेचर बदल देना किसी हल्के पनिशमेंट में, लाइटर पनिशमेंट, जैसे फांसी था तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। रिमिशन होता है कि बिना नेचर बदले हुए जो भी आपका सजा था उसका ड्यूरेशन कम कर देना। रेस्पाइट होता है, ये रेस्पाइट दिया जाता है केवल उन लोगों को जो कुछ फिजिकली या मेंटली किसी और तरह से मतलब जूझ रहे हैं, जैसे कोई प्रेगनेंसी का केस है, कोई डिसेबल्ड है, तो वैसे लोगों को एक राहत देने का काम करता है रेस्पाइट। और रिप्राइव होता है टेम्पररी सस्पेंशन, मतलब कि कुछ समय के लिए आपका जो सजा था उसके ऊपर रोक लगा दिया जाएगा कि अभी आपको एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो ये होता है रिप्राइव। 5 पावर गवर्नर के पास भी है, लेकिन डिफरेंस है, पहला जो मिलिट्री कोर्ट्स होता है वो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले का पास कोई पावर गवर्नर के पास नहीं है, मतलब मिलिट्री कोर्ट जो फैसला देगा तो आप केवल प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते। और दूसरा डेथ पेनाल्टी,
कि गवर्नर कैन नॉट कंप्लीटली पार्डन डेथ सेंटेंस, मतलब जो फांसी का सजा किसी को अगर मिला है तो उसको पूरी तरह से माफ गवर्नर नहीं कर सकता, वो कम्यूट जरूर कर सकता है एक बार में, ठीक है। मिलिट्री पावर, ये सब आप लिस्ट देख लीजिएगा जो भी पावर्स बच रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है हमारे राष्ट्रपति का, वो भी आप देख लेंगे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक फेमस एक्रोनिम है, वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर। वी से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63। देन सी से कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट। ए से वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह कुछ केसेस में। देन ई से इलेक्शन, ट्यूशन टी से टर्म, देन वायरल वी से वैकेंसी और इलेक्शन का केस, और फिर ऑफिसरों से ओथ। तो ये आपको ध्यान देना है, वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर। अब यहीं पर हम सारा कुछ समझ लेते हैं। तो सी चेयरमैन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था पहले ऊपर देख लीजिए, ये हमारे देश का दूसरा सबसे ऊंचा ऑफिस है, और ये ऑफिस हमने लिया है यूएस से, और इसको लेने का एक ही पर्पस है, दैट इज टू मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑफिस में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बना रहे, वैक्यूम ना रहे, उसके लिए क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हम लोग बनाए, ठीक है। अब इसके बाद सी चेयरमैन क्या क्या कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, मतलब कि वो राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे, और इनको एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज मिला हुआ है कि ये प्रिसाइड करते हैं उस हाउस को जिस हाउस के मेंबर भी नहीं है। तो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, उसको प्रिसाइड करते हैं। ये एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो उस समय इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं, और जब कभी भी प्रेसिडेंट किसी कारण से नहीं अपना काम कर पा रहे हैं तो उस समय इसको बोलते हैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। इलेक्शन इनका प्रेसिडेंट की तरह एकदम सेम होगा, बस दो अंतर यहाँ पे देख लीजिएगा, दो अंतर भी नहीं, बेसिकली एक अंतर है कि वहां जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें एमएलएस थे, यहाँ पे समझ लीजिए इलेक्टोरल कॉलेज में होगा ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और वो दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स कि इट इज डिफरेंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन पे आते हैं, तो क्वालिफिकेशन जैसे 4 वहां पढ़े थे, यहाँ पर आपको बस एक चेंज कर देना है, वहां था क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो जाएगा क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। और नॉमिनेशन की बात करेंगे तो वहां 50-50 लोगों का जरूरत है, यहाँ 20 और 20, 20 + 20, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देन वी हैव टर्म, 5 साल टर्म रहेगा जिस दिन से ऑफिस अज्यूम करेंगे, जब तक सक्सेसर नहीं आता ये कंटिन्यू भी करते हैं ऑफिस में, ठीक है। देन वी हैव और बीच में रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, या इनको हटाया जा सकता है एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इनको हटाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इनको हटाते हैं, ठीक है। जिसका तरीका क्या है कि एक प्रस्ताव आएगा 14 दिन का प्रायर नोटिस देकर, बिना कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, और वो प्रस्ताव लाने के 14 दिन के नोटिस देने के बाद प्रस्ताव आएगा, और इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा उसको पास कर देगा तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देगा तो वाइस प्रेसिडेंट हटा दिए गए। देन वी हैव वैकेंसी, अगर इनका ऑफिस में वैकेंसी होता है तो इलेक्शन कितने समय में कराना है ये फिक्स नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, लिखा है एज सून एज पॉसिबल, तो देयर इज नो टाइम लिमिट फिक्स्ड, ठीक। यही सब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलाएगा, ये आपको ध्यान देना। ये वाला फैक्चुअल फिगर एक बार देख लीजिएगा, दिस वन, जो हमारा 15वां वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो ये 9 सितंबर को इलेक्शन हुआ, 12 सितंबर को रिजल्ट आ गया, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और यहाँ पे ये आर्टिकल भी दिया हुआ है, क्योंकि राधाकृष्णन जी से पहले जब जगदीप धनखड़ जो थे वो रिजाइन किए थे और उनको हटाने का प्रस्ताव का भी बात हुआ था, तो जब बात करते हैं रिमूवल प्रोसीजर तो 67B में है, और जब बात करेंगे रेजिग्नेशन तो 67A में है, ये आर्टिकल याद करना जरूरी है, ठीक है। वैकेंसी वाला बात हम बता दिए। एक डाउट आपको हो सकता है कि अभी दोबारा से जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुने गए 25 में, तो साइकिल तो टूट गया, ये 22 से 27 वाला जो था, तो क्या अब जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो किस टर्म तक के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, वो पूरा का पूरा 5 साल का टर्म उनका वो चलेगा, वो रिमाइंडर टर्म के लिए नहीं चुने जाते। देन वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट पीएम या बाकी मंत्रियों का भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, और बाकी कौन मंत्री होगा वो रिकमेंडेशन पीएम देंगे, ठीक है। हर एक मंत्री इंक्लूडिंग पीएम वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन बाकी मंत्रियों को हटाने के लिए पीएम के एडवाइस पे हटा सकते हैं और पीएम के पास जब तक मेजोरिटी उनको हटा नहीं सकते, ठीक है। देन कलेक्टिवली अगर पूछे कि सीओएम कलेक्टिवली कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोकसभा में होते हैं, इसीलिए उनको हमेशा मेजोरिटी लोकसभा में होना चाहिए, नहीं तो रिजाइन करना पड़ेगा। देन वी हैव 15% कैप, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, तो लोकसभा के स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं बन सकते, जिसमें पीएम भी इंक्लूड होंगे। ये 91st अमेंडमेंट से आया था, थोड़ी देर पहले बताए थे। कोई मेंबर अगर है तो बनेगा लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी मंत्री बन सकता है। अगर कोई मेंबर नहीं भी है तो भी 6 महीने तक वो मंत्री बन सकता है, 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस से मेंबरशिप लेना होगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो सीओ है मंत्री परिषद, उसके कैटेगरी देख लीजिए। तो एक तो कैबिनेट यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट ये डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं, जैसे कि होम हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया। और फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, जिनको दो तरह से काम सौंपा जाता है, या तो वो किसी कैबिनेट को मिनिस्ट्री को असिस्ट करेंगे या अपना कोई छोटा विभाग को देखेंगे, जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज का बात बोलते हैं। डेप्टी मिनिस्टर जो होता है वो अब डिसकंटिन्यू हो गया, ये जूनियर मोस्ट मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। मंत्रियों के राइट्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको दोनों हाउस में किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। तो आप देखते होंगे कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भी बैठते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट करेंगे केवल वहीं पे जहां पे उनका मेंबरशिप है। तो जिस हाउस के वो मेंबर है उसी हाउस में वोट करेंगे। ये एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को कि इसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं या कोई तरह का चेंजेस नहीं है। अगर पीएम राज्यसभा के होंगे तो वो बजट पे वोट नहीं करेंगे, बस ये क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। पीएम के लिए भी सेम प्रोविजन है, कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान यहाँ पे देना है कि पीएम का कुछ अपना पावर और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सीओएम के कंपैरिजन में देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो एलोकेशन, कि किसको ये विभाग मिलेगा, किसको एजुकेशन मंत्रालय मिलेगा, ये पीएम डिसाइड करेंगे। फिर किसी भी पर्टिकुलर मंत्री से रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट को बोल कर डिसमिस करा सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, और ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं राष्ट्रपति को, सीओएम का सारा डिसीजन। प्रेसिडेंट के केस में इनका बहुत सारा अपॉइंटमेंट में इनका रोल रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में अगर देखें तो पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो हाउस के लीडर होते हैं, लोअर हाउस के, अगर उसके मेंबर हैं तो सेशन को लेकर जो भी मैनेजमेंट है वो पीएम ही करेंगे, और प्रेसिडेंट को किसी भी समय एडवाइस देकर लोकसभा को डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। प्लस कुछ और हाउसेज, कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, वाटर रिसोर्स काउंसिल, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन सबके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट कौन होता है, पीएम होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने प्रधानमंत्री के रोल को समझाने के लिए कुछ टर्म्स दिए हैं, वो पूछ सकता है आपसे पीटी में। जैसे पूछ देगा कि की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क किसको कहा जाता है, तो ये तो मालूम है पीएम को, लेकिन किसने कहा, तो ये लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था। इंटरस्टेलर लूना मिनोरस, ठीक है, तो ये हमारा विलियम हार्कोट ने कहा था पीएम के बारे में, मून अमॉन्ग लेसर स्टार्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ पर अभी जो पीएम के लिस्ट है उसका भी हमने यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया। तो नरेंद्र मोदी इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने एक रिकॉर्ड भी अचीव किया था कि लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब संविधान लागू होने के बाद के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड। देन ये हमारे कुछ कैबिनेट कमिटीज हैं, इसका बारे में ध्यान देना है। हमारे कैबिनेट कमिटीज टोटल 8 हैं जो स्टैंडिंग यानी कि हमेशा काम करते हैं, जिसमें 2 के मेंबर और चेयरमैन पीएम नहीं होते हैं। वो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, जिसके राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर, और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, जिसके अमित शाह जी हैं, ठीक है। देन वी हैव अटॉर्नी जनरल, यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल आता है, 76 आर्टिकल, पिछले साल क्वेश्चन भी था बीपीएससी से। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे देश के, और ये चीफ लीगल एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं भारतीय सरकार को, समझ सकते हैं केंद्रीय सरकार के वकील। अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं। एलिजिबिलिटी इनका सेम है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने का क्वालिफिकेशन होता है वो इनके लिए भी चाहिए। टर्म इनका नहीं फिक्स है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं,
यानी कि कभी भी चाहे तो इनको हटाया जा सकता है। कन्वेंशन ये है, परंपरा देखा गया है कि जब भी केंद्र की सरकार बदल जाती है तो अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर देते हैं। हालांकि ये एक परंपरा है, नियम नहीं है, याद रख लीजिएगा अच्छे से, दैट दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, और यहाँ पर कोई नियम ऐसा नहीं है, ठीक है। और इनका पैसा वैसा जो है वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जनरली हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलता है। इनके पास कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे भारत की सरकार को रिप्रेजेंट करना, प्रेसिडेंट कोई पर्टिकुलर अगर मैटर चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पूछने का तो वहां पर लेकर जाना, और सरकार को कानून से रिलेटेड एडवाइस देता रहना। इनके कुछ अधिकार भी हैं, जैसे इनको पूरे देश के किसी भी कचहरी, किसी भी कोर्ट में ऑडियंस के रूप में अधिकार है अटेंड करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स और पार्लियामेंट के कमिटीज के प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वोट नहीं दे सकते। और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिले, इम्यूनिटीज, वो सब इनको भी मिलता है, ठीक है। चलिए, कुछ लिमिटेशन है, कोई सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते कोई केस लेने, क्रिमिनल केसेस वो हैंडल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस से बैन नहीं है, लेकिन परमिशन लेकर करना होगा। फिर जो कॉर्पोरेट्स कंपनीज होती है उसमें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये सरकार के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, फुल टाइम काउंसिल नहीं है, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ देन वी हैव स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो है गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा गीट क्यू कॉड। यहीं पर सारा समझ लीजिएगा, जी से देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट पहले लिखा था, 7वां अमेंडमेंट कह दिया कि एक सेम आदमी जो है वो एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है, या एडवाइनिंग यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नर के नाम पे रहेगा। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। टर्म इनका 5 साल रहेगा, लेकिन ये ऑफिस क्या कहते हैं, सिक्योर्ड नहीं है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकते हैं या इनको किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसका बस 2 ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वालिफिकेशन है 35 साल एज पूरा हो जाना चाहिए। और इसके अलावा 2 कन्वेंशन है जो डेवलप हुआ है, उस संविधान में लिखा है परंपरा, जिसमें एक फॉलो होता है एक नहीं होता है। पहला, वो उस राज्य से बिलोंग नहीं करने चाहिए जहां उनका अपॉइंटमेंट होना है, और दूसरा कि सीएम से कंसल्टेशन होना चाहिए जब अपॉइंटमेंट हो रहा है उस राज्य के सीएम से। ऐसा नहीं फॉलो होता है, दूसरा वाला तो फॉलो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ओथ इनको कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। अगर कोई कॉन्टिजेंसी आ जाए, जब गवर्नर की ऑफिस खाली हो जाए किसी कारण से, तो उस समय कौन रोल प्ले करेगा गवर्नर का, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान देना है। इस चीज पर संविधान शांत है, इस पे जो है प्रेसिडेंट वो डिसाइड करते हैं कौन करेगा, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसका जजमेंट कहता है कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और ये पार्डनिंग पावर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था आपको गवर्नर के बारे में इंफॉर्मेशन। उसी तरह गवर्नर के भी जो पावर्स है ना, वो चीज के बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है, इसमें आप वो देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। यहाँ गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आर्टिकल 371 में, जैसे महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए में नागालैंड में, 371 सी मणिपुर, 371 एच अरुणाचल और 371 जे कर्नाटका, ठीक है। ये मैच करने के लिए पूछ सकता है। ये हमारे बिहार के जो गवर्नर्स की लिस्ट है उसमें ध्यान दीजिएगा। पहले गवर्नर मैरियस गैंडियर हैलेट, ठीक है। बिहार के गवर्नर इंडिपेंडेंस के बाद पहले जयराम दास दौलत राम, ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक के लिए गवर्नर कौन रहे, एयर किडवई, और अभी लेटेस्ट 43rd है जनरल सैयद अता हसनैन, ठीक है, 43rd। हमारे सीएम की लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 24 नंबर पे सम्राट चौधरी। ये बिहार का जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसका का पूरा एलोकेशन दिया गया अलॉन्ग विथ पार्टी, ठीक है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, इस पे क्वेश्चन बनने का स्कोप है। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे कॉम्पोजिशन से, यानी यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। और यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में बहुत डिफरेंस नहीं है, वहां पे बस एसएलसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा।
चलिए पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल 79 सीधा कहता है कि पार्लियामेंट शैल कंप्राइज ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी कि दो हाउस है। ये दो हाउस वाला सिस्टम को ही बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। क्या बोलते हैं? बाई कैमरलिज्म। किसी भी हाउस में, किसी भी लेजिस्लेचर का दो हाउस होता है, इसको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं यूनियन लेवल पे बाई कैमरलिज्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। स्टेट लेवल पे ये बाई कैमरलिज्म आया था 1935 एक्ट से आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 80 राज्यसभा का कॉम्पोजिशन बता रहा है। कॉम्पोजिशन में हम लोग को क्या जानना होगा, जो बीपीटी में आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 250। अभी का स्ट्रेंथ कितना है? 245। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में दो तरह के मेंबर्स यहाँ होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्टेड 238 हो सकते हैं, 12 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। अभी में 245 में 233 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है। ये नॉमिनेशन 4 फील्ड से होता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, और ये करते हैं राष्ट्रपति। इलेक्शन जो मेंबर्स का होगा वहां पे इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, एमएलए वोट करके चुन के भेजते हैं लोगों को। ठीक है, एमएलए चुन के भेजेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा एंड एमएलए इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहां पर जो इलेक्शन का तरीका होगा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और बैलेट जो होता है वो ओपन बैलेट होता है। क्या होता है? ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि जो बैलेट होगा वो ओपन रखा जाएगा। ये 2003 से चेंज हुआ है, 2003 से द बैलेट इज ओपन। ठीक है, वी हैव अ सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है सीट एलोकेशन, कि राज्यसभा में जो स्टेट्स है उसको सीट का एलोकेशन कैसे दिया गया। यहां पर सीट एलोकेशन होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। और पॉपुलेशन का बेसिस में क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है? तो 1 मिलियन पॉपुलेशन जब हम लोग देखते हैं तो एक सीट रहता है, 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट रहता है, और ये चलता है 5 मिलियन तक, 5 मिलियन पॉपुलेशन। जैसे 5 मिलियन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हर 2 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट दिया जाएगा। हर 2 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट दिया जाएगा, और ये चलेगा आपको। उसके बाद इसी बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। किस शेड्यूल में? 4th शेड्यूल में दिया हुआ है सीट एलोकेशन। और इसके लिए बिहार में आपको मालूम है कि 16 सीट्स दिए गए हैं राज्यसभा के अंदर। बिहार में 16 सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, और हाईएस्ट यूपी में है 31। हाईएस्ट यूपी में है 31। और जब हम बात करते हैं लोएस्ट की तो वो है सिक्किम में 1। ठीक है, इस बेसिस पे पॉपुलेशन आपको एलोकेट किया जाता है। ये आपका हुआ राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। नाउ ये इसलिए बताया आपको डिटेल में, राज्यसभा का अभी इलेक्शन हुआ था, बिहार से 5 लोग गए। कितने लोग? 5 लोग गए बिहार से। आपको कमेंट करना है, और कमेंट में नीतीश कुमार, नितिन नबी, इनको छोड़कर बाकी 3 लोग कौन थे आपको कमेंट करना है। चलिए, देन वी हैव लोकसभा कॉम्पोजिशन विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा का कॉम्पोजिशन है हाउस ऑफ पीपल का, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? 550। शुरुआत में 552 था, लेकिन 104th अमेंडमेंट से जो एंग्लो इंडियंस वाला नॉमिनेशन हटा तो उसके बाद से 550 हो गया मैक्सिमम। अभी 530 है, जिसमें 550 से अभी, जिसमें 530 जो है वो स्टेट से चुने जाएंगे और 20 यूटी से चुने जाएंगे। करेंटली 524 स्टेट से चुने जा रहे हैं और 19 यूटी से चुना जा रहा है आउट ऑफ 543, जो हमारा अभी का स्ट्रेंथ है। अभी है 543। ठीक है, मैक्सिमम 550 हो सकता है, अभी 543 है। 524 राज्यों से 19 जो है वो यूटी से चुने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कमेंट करना है सबसे ज्यादा किस यूटी से सीट लोकसभा में दिया जा रहा है।
ठीक है। इलेक्शन का तरीका डायरेक्ट है, कैसा है, डायरेक्ट है, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। इसके लिए पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप यानी भारत के लोग एक आदमी को चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब इलेक्शन का तरीका एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है कि जिस भी आदमी को बाकी लोगों से ज्यादा वोट मिल जाए, सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, वो जीत जाता है। और यहाँ पर इलेक्शन कराया जा रहा है अभी EVM के द्वारा सिंस 2004, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा इलेक्शन हो रहा है 2004 से, ठीक है। यहाँ पर ये एक टर्म दिया हुआ है टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट या डिलिमिटेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट एलोकेट करते हैं, जैसे बिहार को 40 सीट मिला हुआ है और राज्यसभा में हम एक फॉर्मूला बताएं 1 मिलियन पर 1 सीट। यहाँ पर क्या होता है कि दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, जितना उस स्टेट को सीट दिया जा रहा है और जितना उसका पॉपुलेशन है उसका रेशियो सबके लिए लगभग बराबर आना चाहिए। अगर 10 करोड़ आबादी बिहार है और 40 सीट दे रहे हैं तो 20 करोड़ आबादी अगर यूपी होगा तो 80 सीट मिलना चाहिए। ये रेशियो सबके लिए बराबर हो। और दूसरा, जो स्टेट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा। क्या इसमें बांटा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस तरह से कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा हो। मतलब आप बिहार में ही देख लीजिए, 38 जिला है, 40 सीट है, मतलब जिला के बेसिस पे तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी, आबादी के बेसिस पे है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर 10 करोड़ आबादी लेकर चलते हैं और 40 सीट में बांटना है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा बाउंड्री बनेगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और यही सब काम डिसाइड करने के लिए डिलिमिटेशन कराया जाता है, जो अभी 2026 तक के लिए रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ लोकसभा का कॉम्पोजिशन। इसके बाद कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं। पार्लियामेंट का ड्यूरेशन, तो लोकसभा का टर्म 5 साल है बट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होता। इसके मेंबर का टर्म 6 साल होता है और 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। वो सारे मेंबर दोबारा इलेक्ट भी हो सकते हैं या नॉमिनेट भी हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद तो अब क्वालिफिकेशन जो है संविधान के द्वारा दिया गया क्वालिफिकेशन जो है वो केवल 3 तरह का प्रोविजन दिया हुआ है। पहला कि आप भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप। दूसरा कि आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑथोराइज्ड किसी ऑफिसर के सामने शपथ लेना होगा। और वो बेसिकली जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो जो भी डिक्लेरेशन है वो उस चीज के लिए शपथ लेते हैं। अगर वो कोई नहीं ले रहा है तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा कि अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 25 और राज्यसभा का लड़ना है तो 30 साल एज होना चाहिए। लेकिन ये तो संविधान में केवल यही 3 लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो और भी क्राइटेरिया दे सकता है, बता सकता है। तो पार्लियामेंट पास किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐड हो गया, जैसे रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। सो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का या राज्यसभा का तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब कहाँ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए लोकसभा के केस में सिंपल, शुरू से कोई डिफरेंस नहीं रहा। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड वोटर होंगे, आप कहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं और एक आदमी एक बार में 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है अभी। और राज्यसभा के केस में 2003 के पहले रिक्वायरमेंट था कि आपको उस राज्य में के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना होगा। ये कंडीशन भी 2003 से हट गया। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अब किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आउट ऑफ 543 अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप किसी राज्य से किसी सीट से इलेक्शन जीत सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे अरुण जेटली डेथ से पहले यूपी से इलेक्शन में चुनकर गए, मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के इलेक्शन में जाते थे। तो ये आपको अब डिस्टिंक्शन नहीं रह गया राज्यसभा को लेकर, और लोकसभा में तो कभी से नहीं था। हाँ, रिजर्व सीट पे अगर लड़ना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले रिजर्व सीट पे, तो आपको उस कैटेगरी का मेंबर होना भी जरूरी है, ये ध्यान देना है। और SC/ST का लिस्ट चूंकि सेंट्रल लेवल पे बनता है तो आप अगेन पूरे देश भर में कहीं भी रजिस्टर्ड वोटर होंगे तो आप किसी भी रिजर्व सीट से लड़ सकते हैं, बस उसके मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो संविधान डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात करता है वो 102 आर्टिकल के पहले क्लॉज में कुछ जनरल ग्राउंड्स के बारे में बात करता है और 102 का सेकंड क्लॉज में बात करता है कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहले ये पार्ट को देखते हैं।
4 मात्र ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। पहला, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ले, 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ले तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाए कोर्ट के द्वारा। अगर वो तीसरा, अगर वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए। और चौथा, अगर वो सिटीजन नहीं रहा भारत का तो। बस, अब यही 4 संविधान में लिखा है। इसके अलावा कहा गया पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंदर चाहे तो और डिस्क्वालिफिकेशन ऐड हो सकता है। और ऐसे केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे किसके एडवाइस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस। तो अब पार्लियामेंट क्या किया, क्या कानून बनाया जिससे कि और डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आए? तो पार्लियामेंट वही आरपीए के अंदर कुछ ग्राउंड्स बता दिया, जैसे कि वो करप्ट प्रैक्टिस के लिए गिल्टी ना पाया गया, मतलब बूथ कैप्चरिंग, वोट रिगिंग, कैश फॉर वोट, ये सब। इलेक्शन एक्सपेंस को फाइल करने में वो फेल ना हुआ हो, अगर हो जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सरकारी नौकरी से डिसमिस ना हुआ हो करप्शन के लिए या देश के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाने के लिए, या फिर कोई सोशल इविल प्रैक्टिस करते हुए उसको पनिश ना किया गया हो, जैसे कि सती, डाउरी, या कोई भी ऐसा केस के लिए उसको 2 साल या उससे ऊपर का जेल ना हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है आरपीए के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इन ग्राउंड्स पे भी और डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी भी मेंबर का। देन द अदर पार्ट इज डिफेक्शन ग्राउंड्स, कि जब कोई भी मेंबर 10 शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो रहा हो। तो अब यहाँ पर ये 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, शुरू से नहीं था। और 4 तरीके हैं जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। पहला तरीका है कि अगर आप अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं या किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं वॉलंटरीली, तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी का मेंबरशिप छोड़ना या किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना, ये हम बात करें मेंबर बनने के बाद, जीतने के बाद। दूसरा, अगर आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़के जीते थे और आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर थे तो आपको 6 महीने का समय मिलता है, अगर आप 6 महीने के बाद किसी को ज्वाइन करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर पार्टी विप यानी पार्टी का जो लीडरशिप है उसके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, आप उसके अगेंस्ट जाकर वोट कर देते हैं या आप एब्सटेन कर जाते हैं वोटिंग से, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? मर्जर। मर्जर मतलब समझना है ध्यान से, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी मेंबर किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में मर्ज कर जाए, मतलब उसको ज्वाइन कर ले, उसके 2/3 मेंबर्स, किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर्स किसी एग्जिस्टिंग पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जैसे अभी आपको दिखा होगा आम आदमी पार्टी के 7 एमपीज राज्यसभा के चले गए, बीजेपी को ज्वाइन कर लिए, तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे एमएलएज एक एग्जिस्टिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिए, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। तो ये मर्जर, लेकिन 2/3 होना चाहिए, मेंबरशिप जितने उसका 2/3। और दूसरा एक्सेप्शन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर अपनी पार्टी छोड़ता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन सारे ग्राउंड्स पर डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन का लेता है कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। और उनका डिसीजन एज पर सुप्रीम कोर्ट इन कीहोतो होलोहान केस जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा हुआ आपको ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट के कुछ टर्म्स और उनका मतलब। ये सिंपल है, समन, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट सीने डाई। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको बताया था, जो थोड़ा मुश्किल लगेगा, एडजॉर्नमेंट सीने डाई मतलब बिना कोई समय बताए हुए कि कब दोबारा मिलेंगे हाउस को, उसकी प्रोसीडिंग को, उस दिन की कार्यवाही को समाप्त करना। जनरली ये सत्र के आखिरी दिन किया जाता है। लेम डक सेशन एक इंपॉर्टेंट है। लेम डक सेशन क्या होता है? लेम डक सेशन होता है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर लोकसभा खत्म हो जाता है और नया लोकसभा का चुनाव होकर नया रिजल्ट आ चुका है, तो जितने लोग दोबारा नहीं चुने गए, यानी कि पिछले लोकसभा के मेंबर थे, अगले लोकसभा में वो नहीं है, अब चाहे वो इलेक्शन लड़कर हार गए हो या इलेक्शन नहीं लड़े हो,
उन लोगों को अलग से एक सेशन बुलाकर एज अ फेयरवेल दिया जाता है, वो कहलाता है लेम डक सेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सेशन समाप्त होता है, प्रोरोगेट होता है, तो क्या असर पड़ेगा पार्लियामेंट के कामकाज पे, और अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो क्या असर पड़ेगा। यहां देखिएगा, जितने भी पेंडिंग नोटिस हैं सत्र खत्म होने पर सब लैप्स कर जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। अगर कोई नोटिस किसी ने दिया था कि हम ये बिल लाना चाहते हैं, मतलब मेंबर कोई बिल लाना चाहता था, उसके लिए वो नोटिस दिया हुआ था प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, उसको छोड़कर सारा नोटिस लैप्स हो जाएगा। जितने मोशंस थे पेंडिंग, जो थे जितने भी मोशंस हमारे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जितने भी हमारे पेंडिंग मोशन और रिजोल्यूशन थे वो लैप्स नहीं करते हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और जो बिल्स था उस पर कोई असर प्रोरोगेशन का नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात लोकसभा के डिसोल्यूशन की आएगी तो सारे नोटिस लैप्स, सारा मोशन लैप्स, सारा रिजोल्यूशन लैप्स। बिल के केस में केवल 4 तरह का बिल लैप्स नहीं करेगा, बाकी सब लैप्स कर जाएगा। 4 तरह का बिल क्या है? पहला, एक बिल राज्यसभा में आया और वहीं पेंडिंग है, कहीं गया ही नहीं अभी दोबारा। ठीक है, कहां पे आया? राज्यसभा में आया और वहीं पर पेंडिंग है। ठीक है, so as I am taking this class, we have received a notice that prelims will be conducted on 26 July. This is officially confirmed by BPSC. ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाए, 72nd BPSC प्रीलिम्स का डेट कंफर्म हो गया है। इट विल बी कंडक्टेड ऑन 26 जुलाई। 12 बजे से 2 बजे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम ये ऑप्शन के लिए नहीं मिला है। दिस इज द नोटिस विच आई हैव रिसीव्ड जस्ट नाउ। ठीक है, बट द गुड न्यूज इज दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड विदाउट एनी डिले। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। 4 तरह का बिल कौन सा? कोई बिल राज्यसभा में आया वहीं पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, डाल दिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, 12 से 2। दूसरा, बिल पास बाय बोथ हाउसेस, बिल दोनों हाउस के द्वारा पास हो गया लेकिन अभी प्रेसिडेंट का असेंट के लिए रुका हुआ है, वो भी लैप्स नहीं करेगा। तीसरा, बिल दोनों हाउस से पास हो गया लेकिन प्रेसिडेंट वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। और चौथा, एक ऐसा बिल जहां पर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का इंटेंशन दिखा दिया था। ये चारों लैप्स नहीं करता है, बाकी सब लैप्स कर जाएगा, ये आपको देखना था। ठीक है, ये टेबल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्स के बारे में बात की गई है और वो बिल का पूरा टेबल है। जैसे कि आर्टिकल्स किस क्या क्या है उन बिल्स के कौन से हाउस में आ सकता है, कौन ला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग होगा कि नहीं होगा, सब कुछ। तो ऑर्डिनरी बिल 107 और 108, जो भी पर्टिकुलर मैटर फाइनेंशियल या संविधान से रिलेटेड नहीं है वो मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है। प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं चाहिए, राज्यसभा के पास पावर बराबर है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, प्रेसिडेंट के पास सारा वीटो अवेलेबल होगा। लेकिन जब बात मनी बिल की आएगी, 110 में डेफिनेशन है, 109 में प्रोसीजर है, और इसका स्कोप है कि आर्टिकल 110 का जो मैटर है केवल वही होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा टैक्सेशन से, बोरोइंग से, फंड से रिलेटेड बिल है वो केवल लोकसभा में आ सकता है। प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट का। राज्यसभा का पावर रिस्ट्रिक्टेड है, चूंकि वो ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है बिल को, केवल 14 दिन तक मैक्सिमम डिले कर सकता है। पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के पास क्या बोलते हैं पॉकेट सस्पेंसिव वीटो नहीं होगा। ठीक है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 117 क्लॉज 1, इसमें 110 के अलावा कुछ और मैटर्स होंगे तो वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहलाएगा। इसको भी ला सकते हैं केवल लोकसभा में प्रेसिडेंट के परमिशन के साथ, और केवल एक गवर्नमेंट बिल के रूप में, यानी मंत्री लाएगा, जैसे मनी बिल को भी केवल मंत्री लाएगा। और
यहाँ पर अब ये इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में और पास हो जाएगा, तो चूंकि अब स्पीकर सर्टिफाई नहीं करते हैं इसको, जैसे मनी बिल को सर्टिफाई किया जाता है, तो इसलिए राज्यसभा का पावर बराबर हो जाएगा, तो अमेंड रिजेक्ट करेगा, देन ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकता है, और प्रेसिडेंट के पास भी सारा वीटो अवेलेबल होगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 117 क्लॉज 3, जिसमें सीएफआई से पैसा खर्च होने की बात होती है, लेकिन 110 वाला मामला नहीं रहता है कुछ भी, ठीक है। तो अब ये भी किसी भी हाउस में, एक किस हाउस में आ सकता है ऑर्डिनरी बिल की तरह ही। प्रेसिडेंट का परमिशन इंट्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जब वोटिंग के लिए रखा जाएगा उससे पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये अंतर इसको ऑर्डिनरी बिल से अलग करता है। बराबर पावर राज्यसभा के पास है, ज्वाइंट सिटिंग भी होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास सारा वीटो होगा। अमेंडमेंट बिल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बिल्स वाला पूरा का पूरा लिस्ट था जो आपको देखना था। अब यहाँ कुछ बजट का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको बताएंगे नहीं, फैक्चुअल पार्ट है, बजट के जो स्टेजेस हैं उसको देख लीजिएगा। देन वी हैव सर्टेन पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, जैसे क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर कोई भी पर्टिकुलर दिन का जो शुरुआत है वो क्वेश्चन आवर से होता है, जहां पर मेंबर्स जनरली मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर किससे जुड़े हुए हो, अगर वो किसी केस से जुड़ा हुआ हो, मतलब सॉरी किसी बिल से जुड़ा हुआ हो, तो इवन पूछा जा सकता है प्राइवेट मेंबर से भी। इस दौरान 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहीं पर बस क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज कि जितने भी हम लोग ऐसे कन्वेंशंस देखेंगे, दीज कन्वेंशंस आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन होते हैं। कहाँ पे? रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन होते हैं, संविधान में नहीं लिखा हुआ रहता है। ये जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ये सब 3 तरह का क्वेश्चन है। स्टार्ड ग्रीन कलर में प्रिंट होगा, स्टार्ड मतलब जवाब ओरल चाहिए, अनस्टार्ड मतलब जवाब लिखित चाहिए, शॉर्ट नोटिस में भी जवाब ओरल चाहिए। जहां ओरल होगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होगा, जहां ओरल नहीं होगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं अलाउड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पहली बार हमारा क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार था हम लोगों को, वो मिला था काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है जीरो आवर। जीरो आवर क्या है? ये संविधान छोड़िए, ये तो मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है। ये एक पूरी तरह से भारतीय खोज है, भारतीय इनोवेशन है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं 1962 से। कब से? 1962 से। बेसिकली ये क्या होता है? एक इनफॉर्मल डिवाइस है, जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर दिन में क्वेश्चन आवर खत्म होगा और उस दिन का काम काज जब तक नहीं लिया जाएगा एजेंडा के रूप में, तब तक जीरो आवर ही चल रहा है। और इस दौरान कोई भी मेंबर बिना कोई प्रायर नोटिस के कोई भी मैटर को, पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर को रेज कर सकता है, ठीक है। ये जीरो आवर है। देन वी हैव सम अदर मोशंस आल्सो, कुछ मोशन देख लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, रूल नंबर 198 लोकसभा, ये सरकार की बहुमत को चेक करने के लिए लाया जाता है, कि सरकार का मतलब बेसिकली हटाने के लिए, कि बहुमत नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके लिए लाया जाता है। सेंसर मोशन लाया जाता है किस लिए? किसी भी पर्टिकुलर मंत्री, मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या फिर सीओएम के किसी काम को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या लाया जाता है? सेंसर मोशन लाया जाता है, ठीक है। अब इसके खिलाफ अगर ये पास हो जाए तो सीओएम को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है मंत्री को, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा। ये दोनों केवल लोकसभा में आ सकता है और 50 लोगों के सपोर्ट से। मोशन ऑफ थैंक्स होता है कि राष्ट्रपति जो स्पेशल एड्रेस देते हैं हर साल सेशन की शुरुआत में, पहला सेशन में, उसके बदले में एक थैंक्स गिविंग के रूप में, ये ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, दोनों हाउस से पास होता है, वो है मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। देन वी हैव एडजर्नमेंट मोशन। ये क्या होता है? ये कोई भी दिन अगर लोकसभा के अंदर आएगा केवल 50 लोगों के सपोर्ट से, अगर कभी भी ऐसा लगे कि हाँ हाउस का ध्यान किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर पे लेकर जाना है, तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उस दिन का काम काज ठप करके, रोक करके, कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन कराया जाएगा उस मुद्दे पर, और यही कहलाता है एडजर्नमेंट मोशन। चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस हो गया, चूंकि सरकार के कामकाज को रोक रहा है, इसीलिए इसको एडजर्नमेंट मोशन भी कहते हैं और केवल लोकसभा में आ सकता है।
कॉलिंग अटेंशन मोशन भी ध्यान लेकर आता है किसी एक मंत्री का किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे और उससे उसका एक स्टेटमेंट मांगता है उस मैटर पे। और ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये भी एक भारत का खोज है जो 1954 से फॉलो हो रहा है, लेकिन ये मेंशन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ऐसा नहीं कि ये कहीं नहीं मेंशन है, ये मेंशन है। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, यहाँ पूरे लोकसभा का ध्यान लेकर जाना है, यहाँ पर एक मंत्री का ध्यान किसी मैटर पर ले जाकर उससे एक स्टेटमेंट लेना। अगर कोई भी आदमी गुमराह करने की कोशिश करेगा किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे हाउस को, तो उसके खिलाफ ला सकते हैं प्रिविलेज मोशन, मतलब कोई गलत फैक्ट बताना, तोड़ मरोड़ के बताना। और क्लोजर मोशन होता है डिबेट को कम करने के लिए, जब कोई प्रस्ताव लाया जाए उसको कहते हैं क्लोजर मोशन। ठीक है, तो ये हुआ आपको मोशन। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स मेंशन कर दिया है जो आप देख सकते हैं उसको याद करने के लिए लास्ट टाइम पे। ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वाला पार्ट था, इसको भी देख लीजिएगा। ये कमेटीज है, ठीक है, इनको आपको एक बार देख लेना है किस पर्टिकुलर कमेटी में कितने मेंबरशिप है, वो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा इस स्लाइड के थ्रू। यहाँ पर अब आते हैं एसएलसी के ऊपर, यानी कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ पर स्टेट का लेजिस्लेचर कुड बी बोथ यूनिकैमरल और बाईकैमरल, और हमारे यहाँ भी 6 राज्यों में केवल बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। मतलब देखो, गवर्नर तो होगा, एसएलए भी होगा, इसके अलावा एसएलए प्लस एसएलसी भी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, और वो 6 जगहों पर है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना। ठीक है, अब जहां जहां भी एसएलसी है उस जगह पर कैसे ये एसएलसी बनता है और कैसे इलेक्शंस होते हैं वो सारा का चीज समझना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले ये तो फॉर्मेशन है, यहाँ पे हम बात करें कॉम्पोजिशन की। देखिए, एसएलसी अगर कहीं पे बनाना है तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि एसएलए, उस राज्य का एसएलए जो है वो एक प्रस्ताव पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से। आर्टिकल 169 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 50%। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 50%। ये जैसे अगर आप प्रस्ताव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देगा तो ये बात जाएगा पार्लियामेंट के पास, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट का अपना लास्ट में डिसीजन होगा क्या करना है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से एक कानून बना दे तो एसएलसी क्रिएट या एबॉलिश हो जाएगा। मतलब अगर बिहार से एबॉलिश करना है तो भी यही तरीका होगा, बिहार का विधानसभा एक प्रस्ताव पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से और पार्लियामेंट एक कानून लाकर हटा सकता है, और कानून हमेशा सिंपल मेजोरिटी से आएगा। तो यहाँ सिंपल में तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्या एसएलसी इज क्रिएटेड और एबॉलिश्ड बाय, और ऑप्शन देगा सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको ये ध्यान देना है क्या होगा यहाँ पे, इट इज ऑलवेज स्पेशल सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और अब बन गया है तो उसका स्ट्रेंथ का क्या है, तो देखिए एक रेंज है, 40 से कम नहीं होगा और एसएलसी यहाँ पे लिखिए, और 1/3 ऑफ एसएलए से ज्यादा नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। 40 से कम नहीं होगा और एसएलए का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट एक हो गया। अब इसमें मान लीजिए हम लोग बिहार का एग्जांपल लेते हैं, तो बिहार में क्या है, 40 से कम नहीं होना चाहिए और 243 के 1/3 से ज्यादा यानी 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 75 है एसएलसी का स्ट्रेंथ, कितना है 75। अब ये 75 को चुनने का तरीका है, बस यहीं पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा इलेक्शन कराया जाता है, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट अलग अलग ग्रुप करते हैं। 1/3 लोग यानी 1/3 मेंबर जो चुने जाएंगे, यानी कि 25 लोग को चुनने के लिए वोट करते हैं लोकल बॉडीज के मेंबर, पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स। 25 लोगों को चुनने के लिए ये वोट करेंगे, ये वोटर्स हैं, ये पूरा का पूरा वोटर्स का लिस्ट दिख रहा है। इसी तरह 1/3 और यानी 25 और लोगों को चुनने के लिए उस राज्य के विधानसभा के मेंबर्स वोट करेंगे, यानी एमएलए। लगभग 112 यानी कि 6 से 7 लोग 3 साल मिनिमम 3 साल वाले ग्रेजुएट्स जो हैं वो चूज करेंगे और वो स्टेट में रह रहे हो, रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। उसी तरह 112 यानी लगभग 6-7 लोगों को कम से कम सीनियर सेकेंडरी या उससे ऊपर के स्कूल के टीचर
जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो वोट करके चुनेंगे, और जो बच जाता है यानी नियरली 1/6, जैसे बिहार में 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, और वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे 5 फील्ड से। 5 फील्ड में जो हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे 4 देखा था, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, और 5वां आ जाता है कोऑपरेटिव मूवमेंट। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से कि इनमें से कौन एसएलसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। टीचर था ऑप्शन में, स्टूडेंट था, लोकल बॉडीज थी, और चौथा इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है इसमें लिस्ट में, लोकल बॉडीज हैं, एमएलएज हैं, ग्रेजुएट यानी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और बाकी गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉम्पोजिशन हुआ किसका, एसएलसी का। तो ये हमारा लेजिस्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड जो हमारा एक रिमेनिंग पार्ट बच रहा है जिसमें लास्ट में खत्म करेंगे, वो है जुडिशियरी और जो हमारा लोकल बॉडीज है। ठीक है, जुडिशियरी और लोकल बॉडीज वाले पार्ट को हम लोग एक और लेक्चर में हम कवर करा देंगे। ठीक है, ये हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यूनियन और स्टेट का हो गया। जुडिशियरी बच रहा है और लोकल बॉडीज बच रहे हैं विथ कुछ एडिशनल पॉइंट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पीडीएफ में सब कुछ है, हम उसको कवर करा देंगे। 1 से 1.5 घंटे का और होगा सेशन, थर्ड लेक्चर, हम उसको बीच में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।